ठीक है बच्चों, तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? प्लांट हार्मोन के बारे में स्टडी करना है। तो जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, सबके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं और वो प्रोटीन्स उनकी पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है ना? उन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। तो क्योंकि हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, पौधों में जो हार्मोन बनते हैं, केवल उनकी स्टडी आज की जाएगी। ठीक है ना? आज हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम हार्मोन की डेफिनेशन देखें क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था थीमैन। क्या नाम था? थीमैन। ठीक है ना? THIMAN ना, थीमान भी बोलते हैं। तो ये थीमन नाम के या थीमैन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट हार्मोन की एक डेफिनेशन बताई थी। ठीक है? क्या डेफिनेशन थी? उन्होंने बोला था कि ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कार्बन कंटेनिंग केमिकल होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली प्लांट के किसी एक पार्ट में बनते हैं, प्राकृतिक रूप से पौधे के किसी एक भाग में बनते हैं। और बनने के बाद, और कितना बनते हैं? बहुत थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है ना? बहुत थोड़ी सी मात्रा में, यानी स्मॉल क्वांटिटी में ये नेचुरली प्लांट के किसी एक पार्ट में बनते हैं और बनने के बाद फिर ये वहां से प्लांट के और दूसरे पार्ट तक जाते हैं। ठीक है ना? और जाने के बाद फिर क्या होता है? जाने के बाद फिर ये वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है ना? और अपना इफेक्ट जो है वो दिखाएंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे। समझ में आ गई बात ना? तो प्लांट्स हार्मोन्स नेचुरली स्मॉल क्वांटिटी में, यानी थोड़ी मात्रा में बनने वाले हार्मोन्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट के एक पार्ट में बनते हैं और वहां से फिर वो मूव करके प्लांट के अदर पार्ट्स में जाते हैं और जाने के बाद वो वहां पर एक्टिव हो जाते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। समझ में आ गई बात ना? अब बच्चों, अगर प्लांट हार्मोन की और बात की जाए तो हम जितने भी प्लांट्स हार्मोन होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम प्लांट्स हार्मोन का डिवीजन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हम किस बेसिस पे करते हैं? पहली बात तो ये, हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर वो हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है ना, ग्रोथ को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है, या फिर वो ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को क्या करते हैं? हाँ, बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, एसिलरेट करते हैं। ठीक है ना? और वहीं कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में जो ग्रोथ को नहीं होने देते, ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है ना? तो वो हार्मोन जो ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है ना? ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है? और दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो ग्रोथ हार्मोन आपने लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। क्या बोल सकते हैं? ये ज्यादा सही है। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, ये ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। और दूसरे वो वाले जो ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर। INHIBITOR, सही है ना? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो बच्चों, दो तरह के हार्मोन प्लांट्स के अंदर होते हैं, पौधों में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन और एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स वो होते हैं जो प्लांट्स में ग्रोथ को एसिलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं ना, ग्रोथ से रिलेटेड काम करते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स वो होते हैं जो प्लांट्स में वृद्धि को रोकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो देखो, वैसे तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को डिस्कवर किया गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हार्मोन्स हैं, जो सब लोग मानते हैं, जिसको अभी तक जो बुक में लिखे होते हैं खास तौर पे ना, तो वो टोटल कितने? 5 हैं। कितने बेटा? 5 टोटल 5 हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर, टोटल 5 प्लांट हार्मोन्स हैं जिनको हमको स्पेशली पढ़ना है। ठीक है ना? इनके हम इफेक्ट, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी पढ़ेंगे। तो ये 5 हार्मोन्स जो हैं, इनमें से ही कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में रखे जाएंगे
और कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो ये 5 हैं कौन से, पहले तो आप इनके नाम सुनो। तो सबसे पहला जो हार्मोन है, पहला हार्मोन प्लांट के अंदर, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, ऑक्सिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिन, ठीक है ना, AUXIN। और दूसरा जो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिब्रेलिन। क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन, GIBBRELLIN ना, जिब्रेलिन्स, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, साइटोकाइनिन। और फोर्थ जो हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एबिसिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, ABA। ABA का मतलब एबिसिसिक एसिड, हमने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है ना। अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। और फिफ्थ और लास्ट जो हार्मोन होता है उसको बोला जाता है क्या, इथाइलिन। क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन है, गैस के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये 5 हार्मोन जो है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड और इथाइलिन, ये पांचों में से अब जरा इधर देखो ध्यान से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, पहला, दूसरा और ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। और जो ये 2 बचे, एबिसिसिक एसिड और इथाइलिन, ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन वृद्धि कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं, जबकि एबिसिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 2 हार्मोन ग्रोथ को रोकते हैं, कम करते हैं, या ग्रोथ को नहीं होने देते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है ना। तो ये 5 हार्मोन के नाम आप सबको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम इसी को 1 बाय 1 करके अब आगे पढ़ेंगे, ठीक, एक एक को करके, ठीक है ना। ये हार्मोन्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या रोल होता है, इन सब चीजों के बारे में आगे हम लोग को इसी लेक्चर में पढ़ना है। तो चलो एक एक करके आप पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे, ऑक्सिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ऑक्सिन की बात की जाए तो ऑक्सिन की जो डिस्कवरी थी, अगर मैं उसको बोलूं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रिट्ज वेंट। क्या नाम था, फ्रिट्ज वेंट, FRITSWENT, ठीक है ना, FRITS, फ्रिट्ज वेंट, WENT, वेंट, ठीक है ना। ये जो फ्रिट्ज वेंट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1926 में, 1926 में सबसे पहले इस शब्द को दिया था। क्या शब्द था, ऑक्सिन। तो दिस ऑक्सिन टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्रिट्ज वेंट इन द ईयर 1926, ठीक है ना। तो फ्रिट्ज वेंट से 1926 में ऑक्सिन शब्द को सबसे पहले बोला था, सबसे पहले कॉइन किया था, प्रपोज किया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, इन्होंने जब इसको देखा तो इन्होंने ये बोला कि ये कोई एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से प्लांट्स सूर्य के प्रकाश की तरफ, सनलाइट की तरफ वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो उनको ये नहीं ज़्यादा पता था ये क्या है, अभी आगे चलकर और बहुत सारी डिस्कवरी होनी बाकी थी इसके बारे में। लेकिन हम शुरू में जब उन्होंने इसका नाम रखा, क्या नाम रखा, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जब नाम रखा तो उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा केमिकल है, ये कुछ ऐसा अनआइडेंटिफाइड केमिकल है जिसको इससे पहले कोई जानता नहीं था। मैं सबसे पहले देख रहा हूं, मैं मतलब कौन, फ्रिट्ज वेंट ना। और ये ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ क्या हो रहे हैं, हाँ, बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है उसी तरफ पौधा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसका तना उसी तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई। अब आगे चलकर जो है, इस ऑक्सिन को अगर हम केमिकली नाम इसका देखें तो आजकल हम इस ऑक्सिन को क्या बोलते हैं, अब इसका नाम चेंज हो गया। वैसे एक जनरल नेम तो ये है ही, लेकिन अगर हम इसको केमिकल इसका नेम देखें तो वो क्या है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, इंडोल एसिटिक एसिड। शॉर्टकट क्या बनेगा, IAA, है ना। तो ऑक्सिन इज ऑल्सो नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात। तो ऑक्सिन को ही इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अब जो है ऑक्सिन जो है एक अमीनो एसिड होती है। क्या होता है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है, उससे भी बनता है। तो ऑक्सिन किससे बनता है, एक अमीनो एसिड होती है, और उस अमीनो एसिड का नाम क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिप्टोफैन, TRYPTOPHAN, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिप्टोफैन नाम का केमिकल होता है, इसी से ऑक्सिन का क्या होता है, सिंथेसिस होती है, ऑक्सिन का संश्लेषण होता है। ये ट्रिप्टोफैन क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, और इसी से ऑक्सिन का संश्लेषण देखा जाता है, बनता है।
ठीक है ना। अब अगर आगे बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है वो भी फिर दो टाइप की होती है, एक वो जो प्लांट्स के अंदर नेचुरली बनती है और दूसरी वो जिसको हमारे साइंटिस्ट लैब में बनाते हैं। तो वो हार्मोन्स, वो ऑक्सीजन हार्मोन जो प्लांट्स के अंदर नेचुरली बन रहा है उनको हम नेचुरल ऑक्सीजन कहेंगे, और वो ऑक्सीजन हार्मोन्स जो हमारे लैब में बनता है, हमारे साइंटिस्ट जिसको बनाते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? कृत्रिम ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, क्योंकि वो ह्यूमन के थ्रू बनाया गया है, मानव उसको बना रहा है, मैन मेड है। ठीक है ना। तो बेटा जो दो तरह के ऑक्सीजन हो गए, अब पहला हो गया क्या? नेचुरल ऑक्सीजन। कौन सा? नेचुरल ऑक्सीजन। और सेकंड जो हो गया उसको आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या सिंथेटिक ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो चाहे आर्टिफिशियल बोलिए या फिर बोल दीजिए क्या? सिंथेटिक ऑक्सीजन, है ना। दोनों का मतलब एक ही है, बनाया गया है जिसको वो सिंथेटिक है, जो खुद से बनाया है वो क्या है? नेचुरल है, प्लांट्स के अंदर बनेगा नेचुरली। तो ऑक्सीजन या फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ORR, सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन बेटा दो टाइप के हो गए, पता चल गया। अब नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से हैं? तो दो तीन नेचुरल ऑक्सीजन हैं। एक होता है, उसका नाम है इंडोल, देखो नोट करते जाओ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या नाम है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये जो है नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। ये प्लांट्स के अंदर ये केमिकल नेचुरली, ये टाइप वाला ऑक्सीजन नेचुरली बनता है। इसी तरह से दूसरा जो हो जाएगा वो भी एक नेचुरल ऑक्सीजन है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडोल 3 पायरुविक एसिड। क्या नाम है? इंडोल 3 पायरुविक एसिड, है ना। ये भी एक नेचुरल ऑक्सीजन है, समझे। और इसी तरह से एक और होता है, उसका नाम है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? मैं यहां पे लिख देता हूं, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, ACETALDEHYDE। सही है ना। तो इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। तो ये जो तीन मैंने लिखे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, ये तीनों क्या हैं? नेचुरल ऑक्सीजन के एग्जाम्पल है। याद हो जाएगा, लिख लेंगे आप एग्जाम में। अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन की, जो कि लैब में बनाया जाता है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना, इंडोल INDOL, इंडोल ब्यूटारिक BUTYRIC। ठीक है। तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड क्या है? एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसका शॉर्टकट नेम क्या है? IBA। तो ये पहला हो गया सिंथेटिक ऑक्सीजन। दूसरा जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है उसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बहुत फेमस है, वीडिसाइड है, खरपतवार नाशक है। क्या नाम है? 2,4, अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? 2,4-डाई, और क्या बोला था? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सही है। तो ये जो बेटा है ना 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी एक ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन कैसा है? लैब में बना हुआ है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? 2,4-D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2,4-D। ये 2,4-D एक तरह का वीडिसाइड भी होता है ना। हमारे खेतों में जो अननेसेसरी जो वीड्स ग्रो कर जाती हैं, हिंदी में बोलूं, जो अनावश्यक रूप से खरपतवार वृद्धि करती है, उसको क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए, उसको जला देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उनको समाप्त करने के लिए हम इसको यूज करते हैं 2,4-D को ना, या फिर पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो मैंने आपको दो बताया सिंथेटिक ऑक्सीजन, एक इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, और दूसरा मैंने आपको बता दिया 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक और है, उसका नाम है अल्फा एंड बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। अल्फा एंड बीटा, लेकिन सही नाम क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, शॉर्टकट में क्या है? NAA ना, अल्फा एंड बीटा,
अल्फा एंड बीटा नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी एक क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। समझ में आ गई बात ना। तो ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गए। अब चलो बात करते हैं कि ऑक्सीजन का प्लांट में क्या रोल होता, ये हार्मोन अगर बनेगा तो इससे पौधों में क्या क्या लाभ हैं, या पौधों में किस प्रकार से वृद्धि होती है, क्योंकि ये तो ग्रोथ प्रमोटर है ना, तो ये वृद्धि करवाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या, सेल इलॉन्गेशन। ये सेल की क्या करेगा, हाँ, सेल को दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण उसको हिंदी में बोलते हैं। सेल की लंबाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे ओवरऑल प्लांट की भी लंबाई, बॉडी की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। तो सेल इलॉन्गेशन करता है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, कोई प्लांट है, किसी प्लांट का जो मुख्य तना होता है, उस तने पे ऊपर एक क्या होती है, कोई फूल निकला होता है, मान लो जैसे सूरजमुखी में, ठीक है ना। तो अब ये जो फूल निकला हुआ है, ये फूल जब तक वहां पे रहेगा तब तक प्लांट्स के जो साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो ब्रांचेस ज्यादा लंबी नहीं होंगी। अगर हम इस फूल को काट दें ना, जो एपिकल बड है, अगर उसको वहां से रिमूव कर दें, काट दें, तो उससे जो लैटरल ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ होना चालू हो जाता है, वृद्धि चालू हो जाती है, पार्श्व शाखाओं की वृद्धि चालू हो जाती है अगर हम एपिकल बड को हटा दें तो ना। तो अगर हम एपिकल बड को हटा के उसकी जगह पर अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो वापस से ये जो लैटरल ब्रांचेस की ग्रोथ है ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना। तो इस घटना को, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल, हिंदी में बोलते थे हम लोग इसको शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस। तो ये भी एक इफेक्ट है जो किसकी वजह से क्रिएट होता है, ऑक्सीजन की वजह से क्रिएट होता है। तो सेल इलॉन्गेशन, एपिकल डोमिनेंस। अगला आता है क्या कि एविसिशन को प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ एविसिशन। एविसिशन का मतलब होता है टूट कर गिरना, और प्रिवेंशन का मतलब रोक लगाना, रोक देना, बचाव करना। तो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जो उसकी पत्तियां होती हैं, जो उनके फल होते हैं, पत्ती छोटी सी ही रहती है, लीफ छोटी छोटी रहती है, टूटकर गिरती है, या फ्रूट जो होते हैं वो कच्चे ही कंडीशन में टूटकर गिर जाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा तो ये चीजें नहीं होंगी, यानी टूटेगा नहीं, पत्ती नहीं टूटेगी, फल भी कच्ची अवस्था में नहीं गिरेगा, जब वो पक जाएगा तभी वो टूटकर गिरता है, प्राय वो भी तब हिले उलेगी ब्रांचेस तब ना। ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो अच्छा काम कर रहा है, पत्तियां जो है उनको टूटने से रोक रहा है, फलों को भी शाखाओं से टूटने से रोक रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रिवेंशन ऑफ एविसिशन। समझ में आ गई बात ना। अब इसी तरह से अगला जो फंक्शन हो जाएगा बेटा, उसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है तो इस घटना को, इस फेनोमेना को आप क्या बोलोगे, पार्थिनोकार्पी। हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है, जो फ्लावर में गायनीशियम की ओवरी होती है, स्त्री केसर का जो अंडाशय होता है, वो बिना निषेचन या विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधे सीधे फ्रूट में बदल जाता है ना। नेचुरली कैसे होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है, लेकिन पार्थिनोकार्पी वाली कंडीशन में क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी। लेकिन ऐसे फल में, ऐसे फल के अंदर बीज नहीं पाया जाएगा, जैसे केला। ठीक है ना। तो वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो पार्थिनोकार्पी जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, और इस फेनोमेना, ये फेनोमेना जो है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है। अगर हम किसी पौधे, किसी फूल के ऊपर ऑक्सीजन को ले जाकर स्प्रे कर दें, छिड़क दें, तो वो पौधा जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फल में, उसका फूल का जो ओवरी होगा वो फल में चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इस काम के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है फूल को। समझ रहे हो ना। तो जब, अभी मैं हिंदी बोलूं कि बिना निषेचन अगर अंडाशय फल में परिवर्तित हो जा रहा है, यही घटना कहलाती है अनिषेक फलन। अब इसे इंग्लिश में बोले, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द ओवरी। ठीक है ना। दिस फेनोमेना इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फल को, ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। ऐसे फूड में कभी भी सीड नहीं पाया जाता, यानी ये सीडलेस होते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। तो पार्थिनोकार्पी कराने के लिए भी किसका रोल है, किसका इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन का। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सेल इलॉन्गेशन बताया, एपिकल डोमिनेंस बताया, प्रिवेंशन ऑफ एविसिशन बताया, पार्थिनोकार्पी भी बता दिया। अब अगला आता है क्या, जैसे कि आपका जो है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, अगर हम किसी प्लांट को क्या करें, एक सनलाइट में गमले में हम प्लांट को ग्रो करवाए हैं, और हम उस प्लांट को क्या करें, उसको हम चारों तरफ से उसकी जो लाइट है उसको हम हटा दें। हटाने के लिए हम क्या करें, हम कोई डिब्बा लें और उस डिब्बे को अंदर से ब्लैक कर दें, और ब्लैक करने के बाद हम उसको उस प्लांट के ऊपर क्या कर दें, डाल दें। अब वो प्लांट गमले से उस डिब्बे में बंद हो गया, अब उसके चारों तरफ से कहीं से भी सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। अब हम उस डिब्बे में एक तरफ कहीं से क्या कर दें,
छोटा सा छेद कर दें, सुराख कर दें, और जब हम सुराख कर देंगे तो जो सूर्य का प्रकाश होगा, जो सनलाइट होगी, वो उसी सुराख में से उसकी एक बीम जो है ना अंदर जाएगी। तो अगर हम ऐसे ही रखे रहेंगे कुछ दिन तक, तो कुछ दिन बाद जब हम उस डिब्बे को हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसका तना जो उसी सुराख की तरफ ऐसे हाँ मुड़ जाएगा, बेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो क्रीपर है, मनी प्लांट तो क्रीपर है ना, वो तो पकड़ पकड़ के चढ़ता है, ठीक है ना। उसका भी कुछ ऐसा है, ठीक है ना, वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, डेफिनेटली ग्रो करता है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक, कमजोर होता है, ठीक है ना, इसलिए उसको जो है सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद टेंडिल बनते हैं और कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, स्ट्रक्चर, जिनसे वो पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है ना। घरों में हम लोग उसको ग्रो करवाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब कोई प्लांट सनलाइट की तरफ उसका स्टेम अगर ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, भाग रहा है, तो इस चीज को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? तना हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करता, कभी तना जमीन की तरफ जाता है नहीं, जबकि जड़ें जमीन की तरफ जाती हैं, अंदर जाती हैं, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, ये दोनों घटनाएं, फोटोट्रॉपिज्म जो तने में होती हैं और जियोट्रॉपिज्म जो जड़ें जमीन की तरफ जाती हैं, ये दोनों घटनाओं में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इन दोनों को कराने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गई बात ना? तो एक हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो भी एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ठीक है ना। एक फंजाई होती है, उस फंजाई का नाम होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जापान में जो है क्या होता था, जो हमारे क्रॉप्स होती थी, ठीक है ना, जैसे धान होता था, ठीक है ना, तो वो क्या होता था, बहुत लंबा हो जाता था, उसका तना इतना ज्यादा लंबा हो जाता था कि कुछ वक्त बाद वो टूटकर गिर जाता था। तना पतला होता है, कमजोर होता है, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो टूटकर गिर जाएगा, ठीक है ना। लकड़ीदार तना तो होता नहीं है, पतला सा तना होता है गेहूं धान का। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उसको, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों धान इतना ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना, उसकी जितनी एवरेज, जितना उसको लंबा होना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा लंबा वो हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो जब इसका रीजन वो पता कर रहे थे तो पता ये चला कि उस धान में एक कवक फंजाई क्या करता है, संक्रमण करता है, ठीक है ना, आता है और उस पर ग्रो करता है। उस फंजाई का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और उसी फंजाई की वजह से कुछ ऐसी केमिकल बनने लगते हैं उस प्लांट के अंदर, उस धान के अंदर, उसके तने की कोशिका में, जिससे उसकी लंबाई बढ़ने चालू हो जाती है और बहुत ज्यादा वो लंबा होकर टूटकर गिर जाता है। तो बेटा वो जो केमिकल था, उसी केमिकल को नाम दिया गया क्या? जिब्रेलिन, जो उस फंजाई के द्वारा बनाया जा रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। देखते हैं अभी। तो ये एक चीज हो गई। अब आगे चलकर क्या है कि ये जो जिब्रेलिन है, ये जो जिब्रेलिन है, इसकी जो खोज है बेटा जिब्रेलिन की, वो जो है याबुता और हयाशी नाम के दो जापानी साइंटिस्ट हैं, याबुता और हयाशी, ठीक है ना। इन दोनों को इसका क्रेडिट मिलता है। ये 1930 में इन्होंने जो है सबसे पहले जिब्रेलिन को आइसोलेट किया था, निकाला था, याबुता और हयाशी ने, ठीक है ना, 1930 में। समझ में आ गई बात ना। अब बेटा ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है, ये जिब्रेलिन हार्मोन जो उस फंजाई की वजह से धान में बन रहा था, पैडी के स्टेम में बन रहा था, लेकिन बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ये जिब्रेलिन जो है वो नेचुरली भी हर एक प्लांट के अंदर पहले से ही होता है। ऐसा नहीं कवक इन्फेक्शन करेगा जिब्रेला फ्यूजिकोराई तो ही ये बनेगा प्लांट में, ये होता है, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं होता कि लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और फिर तना टूट के गिर जाए, ठीक है ना बेटा। तो ये एक तरह से आपको आइडिया लग गया कि सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा पौधे को क्या कर देगा, लंबा कर देगा, लंबाई बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा स्टेम की, है ना। ये इसका नेचुरल फंक्शन हो गया। तो जिब्रेलिन का सबसे पहला काम स्टेम इलॉन्गेशन, तने की लंबाई को बढ़ाना। दूसरा काम सीड जर्मिनेशन, सीड हमारे जो बीज होते हैं जो प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं, प्रसुप्तावस्था मतलब डॉर्मेंसी, इस पे मैं अलग लेक्चर आपको दूंगा बहुत डिटेल में बाद में। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट नहीं होता, जब उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, जब ऑक्सीजन और हवा पानी उसको नहीं मिलता, तब बीज में अंकुरण नहीं होता। तो उस दशा में हम क्या बोलते हैं, ये कौन पीरियड में है, डॉर्मेंसी पीरियड में है, मतलब ये प्रसुप्तावस्था में है। प्रसुप्तावस्था का मतलब कि इसमें जर्मिनेशन अभी नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन अभी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है। लेकिन जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाता है, जब नमी आ जाती है, जब पानी उनी थोड़ा उसको मिलने लगता है आसपास, तब बीज में अंकुरण
चालू होता है, जर्मिनेशन चालू होता है, तब उसकी प्रसुप्तावस्था नहीं डॉर्मेंसी पीरियड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर बीज के अंदर ये जो जिबरेलिन हार्मोन है ये एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है अल्फा एमाइलेज। अल्फा, तो एंजाइम का नाम क्या है, अल्फा एमाइलेज। ये एंजाइम कहाँ बनता है, बीज के अंदर बनता है, ठीक है ना। और ये एंजाइम बीज को अंकुरित कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ ऐसे बायोकेमिकल एक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाएगा बीज के सीड के अंदर, जिससे सीड क्या होने लगेगा, जर्मिनेट होने लगेगा, अंकुरित होने लगेगा। लेकिन ये एंजाइम कभी बनेगा, जब ये चीज़ वहाँ पे होगी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, वास्तव में क्या है, एक अम्ल है, एसिड है। एसिड, इसका पूरा नाम होता है क्या, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड। इसको नेचुरली जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, जिब्रेलिन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सीड जर्मिनेशन में भी इसका रोल होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आगे बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, कि डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देना। बात तो वही हुई, अगर सीड जर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब प्रसुप्तावस्था क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, तभी तो बीज अंकुरित हो रहा है। तो जिब्रेलिन जो है वो क्या कर रहा है, जिब्रेलिन क्या कर रहा है, सीड को जर्मिनेट कर रहा है। इसी को दूसरे वर्ड में ऐसे बोले कि ये डॉर्मेंसी को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, तभी तो सीड जर्मिनेट हो रहा है। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का भी काम कौन करता है, जिब्रेलिन, इसमें इसका फंक्शन, इसका रोल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला है इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाना। इंटरनोड क्या होता है, हम लोग ऐसे बहुत सारे मोनोकॉट प्लांट देखते हैं, एक बीजपत्री पौधे, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, बांस हो गया, तमाम घासें हो गई, ठीक है ना। ये सब जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके तने में क्या होता है, ऐसे गांठ होती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होती है, गन्ने में देखते हो ना, इस गांठ को आप क्या बोलते हो, नोड बोलते हो। क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं संधि, तो इसको नोड बोला जाता है। और ये दो गांठ के बीच का जो दूरी होता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, इंटरनोड। क्या कहलाएगा, दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड। गन्ने में हम लोग इंटरनोड वाले पोर्शन को खाते हैं, नोड को तो नहीं खा पाते, लेकिन इंटरनोड खाते हैं। तो जितनी भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, घासें होती हैं, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, बांस, इन सब में ऐसे तना होता है, नोड पाई जाती है। और आप घास देखो जमीन में, दूब घास जो होती है उसमें भी एक चीज होता है ना। तो दो नोड की बीच की दूरी बढ़ाना या इंटर नोड को बढ़ाना, जब इंटर नोड की लंबाई बढ़ेगी तो ओवरऑल पूरे तने की लंबाई बढ़ेगी। क्यों, जब किसी प्लांट के इंटर नोड की लंबाई बढ़ेगी तो उससे पूरा तना ही लंबा होगा। तो और जिब्रेलिन का ये भी एक फंक्शन है क्या, कि ये इंटर नोड का इलांगेशन करता है, ठीक है ना। तो इंटर नोड का इलांगेशन भी करता है, ठीक है ना। अगला पार्थिनोकार्पी, जैसे मैंने ऑक्सिन में बताया था कि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट हो जाना, और ऐसा फ्रूट जो होता है उसमें बीज नहीं पाया जाता, इस कंडीशन को हम इस फेनोमेना को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ये काम जिब्रेलिन हार्मोन भी कराता है, जिब्रेलिन भी इसमें एक्ट करता है, इसका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता चल गया। अब हम लोग अगला हार्मोन पढ़ते हैं ऑक्सिन जिब्रेलिन के बाद, वो क्या है, वो है नंबर 3 साइटोकाइनिन। देखो बेटा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, दैट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय मिलर एट ऑल। क्या नाम है, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी मिलर एट ऑल ने की थी। मिलर साइंटिस्ट का नाम है, एट ऑल का मतलब उनके वर्कर जो उनके साथ मिलकर उस काम को किए, उन सबका नाम नहीं लिखा जाता। जब कई पूरी टीम होती है तो टीम में जो एक मेन साइंटिस्ट होता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे तुम सब मेरे साथ मिलकर कोई रिसर्च करो, मैं मान लो तुम लोग का हेड हूं, तो मेरा नाम लिखा जाएगा आरके, और मेरे साथ बाकी जो लोग हैं वो एट ऑल हो जाएंगे। एट ऑल का मतलब समझ लिया जाएगा कि अकेले नहीं, इनके साथ और भी कुछ वर्कर हैं जो साइंटिस्ट हैं, सब ने मिलकर इसको डिस्कवर किया है, ये काम किया है, ठीक है ना। तो मिलर एट ऑल ने क्या किया था, सबसे पहले साइटोकाइनिन नाम के हॉर्मोन्स को डिस्कवर किया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कब किया था, 1955 में। कब, 1955 में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये जो ईयर होता है ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा अलग अलग बुक्स में वेरी करता है, डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक जो मैं आपको बता रहा हूं ये ठीक है। 1955 में मिलर एट ऑल ने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये जो साइटोकाइनिन होता है, इस टर्म को किसने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम था लीथम। क्या नाम था, लीथम, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं LETHAM, है ना, LETHAM, लीथम। तो लीथम नाम के साइंटिस्ट ने जो है 1963 में साइटोकाइनिन शब्द को दिया था। लीथम ने, LETHAM ने
लिथम ने 1963 में साइटोकाइनिन टर्म को दिया था। समझ में आ गई बात ना? और मिलर एट अल ने इसको डिस्कवर किया था। समझ में आ गई बात? अब देखो भाई, सबसे पहला जो नेचुरल साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन प्लांट में पाया गया, देखा गया, उसका नाम रखा गया जिएटिन। जिएटिन जेड से रहेगा, ठीक है ना? क्या स्पेलिंग हो जाएगी? ZEATIN, ZEATIN। जिएटिन इज द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन। समझ में आ गई बात ना? एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय लिथम एट अल। लिथम जिन्होंने साइटोकाइनिन शब्द को दिया था, उन्होंने ही इस सबसे पहले नेचुरल साइटोकाइनिन यानी जिएटिन को डिस्कवर किया था अपने वर्कर्स के साथ। लिथम एट अल कब किया था? 1963 में। 1963 में, उसी ईयर में ही उन्होंने जो है ये नाम भी दिया था, क्या? साइटोकाइनिन। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आगे अगर देखें तो जिएटिन जो है वो एक्चुअल में है क्या? अगर केमिकली हम बोलें जिएटिन को, जिएटिन क्या? एक नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन है जिसको लिथम एट अल ने 1963 में प्लांट्स में क्या किया था? डिस्कवर किया था। अगर हम रासायनिक दृष्टि से इसका नाम देखें जिएटिन का, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6-अमीनोप्यूरिन। 6-अमीनोप्यूरिन। तो जिएटिन का केमिकल नेम हो जाएगा क्या? 6-अमीनोप्यूरिन ना। इसका एक और नाम हो सकता है बेटा, अगर हम इसका IUPAC बेस पे नाम बोलें तो दैट इज 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल ब्यूट्रेन। 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल ब्यूट्रेन्स 2-एनिल, है ना? फिर से देखो, 4-हाइड्रोक्सी, फिर आगे लिखो 3-मेथिल ब्यूट्रेन, BUTRANS, फिर आगे लिखो 2-एनिल। एनिल की स्पेलिंग ई से रहेगी, ENYL। 2 लिख दो डिजिट में, 2-एनिल, ENYL, एनिल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथिल ब्यूट्रेन्स 2-एनिल। या इसका एक और दूसरा नाम जो पहले बताया 6-अमीनोप्यूरिन, या फिर सबसे कॉमन नेम जिएटिन। ठीक है ना? और कॉमन और जनरल साइटोकाइनिन। समझ में आ गई बात ना? तो इसका अगर काम देखें, अब ये तो हो गया क्या इसको बोलते हैं डिस्कवरी कौन किया। अगर इसका फंक्शन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो साइटोकाइनिन का होता है प्लांट्स में, क्या होता है? टू प्रमोट सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, प्लांट्स के अंदर सेल के बनने के प्रोसेस को और प्रेरित करना। इससे क्या होगा? नई नई सेल बनेंगी, और जब नई नई सेल बनेंगी तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गया इस तरह। तो साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। प्लांट्स के अंदर सेल के डिवीजन के प्रोसेस को क्या करता है? प्रमोट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है ना। नई नई सेल्स जो प्लांट्स में बनती रहती है, क्योंकि हर टाइम बहुत सारी सेल्स डेड होती रहती हैं, तो फिर नई सेल्स बनती भी रहती हैं उनकी जगह पर ना। तो इस तरह से नई नई सेल्स के बनने के लिए जो है प्लांट्स में किसका रोल होता है? साइटोकाइनिन का। तो ये साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को, ओवरऑल पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या करता है? हाँ, ये उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। कौन? साइटोकाइनिन। अब हम लोगों ने 3 हार्मोन पढ़ लिया, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अब 2 जो बचे हैं, एबीसिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों बेटा ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब अब ये अच्छा काम नहीं करने वाले हैं, ये ग्रोथ को क्या करेंगे? रोकेंगे। तो सबसे पहले एबीसिसिक एसिड की बात करते हैं। स्पेलिंग देखो एबीसिसी की, ABSCISIC। क्या नाम है? ABSCISIC, एबीसिसिक एसिड, है ना? शॉर्टकट में ABA, क्या बोलेंगे? ABA या फिर एबीसिसिक एसिड। तो अगर हम एबीसिसिक एसिड की बात करें या फिर ABA की बात करें, तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या? ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये जो हार्मोन है यानी एबीसिसिक एसिड जो है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था एबीसिसिक एसिड को? तो एबीसिसिक एसिड को डिस्कवर जिसने किया था उनका नाम था फ्रेडरिक टी एडिकॉट। फ्रेडरिक टी एडिकॉट, ठीक है ना? तो फ्रेडरिक टी एडिकॉट नाम के साइंटिस्ट ने और उनके को-वर्कर्स ने, फ्रेडरिक टी एडिकॉट और उनके को-वर्कर्स ने जो है 1963 में जो है सबसे पहले एबीसिसिक एसिड को डिस्कवर किया था। इसको केमिकली इसको क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था, ठीक है ना? इसका एक और नाम है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, STRESS, स्ट्रेस
तनाव देने वाला ना, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तनाव होता है ना, तो स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहा जाता है बच्चों। तो एबिसिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और इसको सबसे पहले जिसने केमिकली आइडेंटिफाई किया उनका नाम था फ्रेडरिक टी एडिकॉट, और उनके को-वर्कर्स जो थे 1963 में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी का एक और नाम है, इसको डॉर्मिन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डॉर्मिन, DORMIN। किसको बोलते हैं? एबिसिसिक एसिड को ही बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये साइटोकाइनिन को जिएटिन भी बोलते हैं नेचुरली, उसी तरह से हम एबिसिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? अभी को क्या बताया मैंने? डॉर्मिन। ठीक है ना। तो डॉर्मिन नाम किसने रखा इसका? तो डॉर्मिन नाम जो है एक साइंटिस्ट, उनका नाम था वियरिंग। क्या नाम था? वियरिंग। ठीक है, WEARING, वियरिंग एटॉल। तो वियरिंग एटॉल नाम के साइंटिस्ट ने जो है क्या किया था? हाँ, वियरिंग और उनके को-वर्कर्स ने मिलकर जो है इसका नाम, किसका नाम बेटा? एबिसिसिक एसिड का नाम डॉर्मिन भी रखा। ठीक है ना, डॉर्मिन नाम रखा, DORMIN। कब? 1963-64, 1963 और 64 के आसपास। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लकड़ीदार प्लांट्स में, वुडी प्लांट्स में डॉर्मेंसी को क्रिएट करता है। डॉर्मेंसी मतलब सुप्तावस्था ना, तो डॉर्मेंसी को कॉज करता है वुडी प्लांट्स में। कौन? एबिसिसिक एसिड। और सुप्तावस्था तो कोई अच्छी बात है नहीं, इसका मतलब तो वृद्धि नहीं हो रही है ना, वृद्धि तो होती जब अंकुरित होता, तो ये तो सुप्तावस्था में जा रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये हुआ ना ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है ना। तो एबिसिसिक एसिड जो है उसको डॉर्मिन भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ और फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ एबिसिसिक एसिड के। जैसे ये क्या करता है? ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, स्टोमेटा को। और जब स्टोमेटा को क्लोज कर देगा तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा ना, ये सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। तो स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। इसी तरह से ये क्या करता है? ये जो है डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। डॉर्मेंसी मैंने अभी आपको बताया ना कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लांट्स जर्मिनेट नहीं करते, सीड जर्मिनेट नहीं करता, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी या प्रसुप्तावस्था। तो ये इसको क्या करता है? क्रिएट करता है, इसको कॉज करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जबकि जिबरेलिन क्या कर रहा था? डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था और क्या कर रहा था? सीड के जर्मिनेशन को बढ़ा रहा था, प्रमोट कर। ये उल्टा कर रहा है, ये डॉर्मेंसी को ला रहा है। ठीक है ना। तो ये एक तरह से ग्रोथ इनहिबिशन का काम कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से जो है ये जो प्लांट्स में पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, वो पत्तियां छोटी सी रहती हैं, फल कच्चे से ही रहते हैं, ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है? इसकी वजह से पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं और कच्चे फल ही टूटकर गिर जाते हैं। तो एक तरह से ये एबिसिशन को भी प्रमोट करता है। समझ में आ गई बात ना। तो ये सब किसके काम हो गए? एबिसिसिक एसिड के। लास्ट हार्मोन क्या है? इथाइलिन। बच्चों, इथाइलिन हार्मोन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है जब भी आप बायो का कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो ये कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में, गैसीय अवस्था में होता है? कौन सा ऐसा वनस्पति हार्मोन है? तो यही हार्मोन है। कौन? इथाइलिन। ठीक है ना। तो इथाइलिन इज द ओनली हार्मोन विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेज। ठीक है ना, इन द कैटेगरी ऑफ ऑल प्लांट्स हार्मोन, एमंग द कैटेगरी ऑफ ऑल प्लांट्स हार्मोन। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका अगर काम देखा जाए तो सबसे प्राइमरी काम इसका वो है फल को पका देना। फल को पका देना। कोई भी फल जो होता है वो पक जाता है ना, उसमें क्या होता है? वो राइप हो जाता है, रिपनिंग कंडीशन, उसके अंदर राइपनिंग कंडीशन आ जाती है। तो फ्रूट की जो राइपनिंग है, यानी फल का जो पकना है, दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द इथाइलिन हार्मोन। ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सिंपल गैसियस हाइड्रोकार्बन हार्मोन है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। कहाँ होता है? प्लांट्स के हर एक ऑर्गन में ये बनता है। प्लांट्स के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट में इथाइलिन का सिंथेसिस होती है। ठीक है ना। और ये इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट्स को क्या करता है? पकाता है। ठीक है ना। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको पकाता है, नेचुरली उनको पकाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकली ये मार्केट में इथेफोन के नाम से मिलता है। किस नाम से? इथेफोन, ETHAPHONE। तो इथेफोन के नाम से जो है, जिसका कॉमन नेम भी है, ट्रेड नेम है, मार्केट वाला नाम है, इस नेम से जो है ये मिलता है, मार्केट्स में अवेलेबल होता है और लोग इसको यूज़ करते हैं। ये कॉमर्शियली भी अवेलेबल होता है, लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, फलों को पकाने के लिए ले जाते हैं इस गैस को। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पता चल गया। और साथ साथ ये स्टेम और रूट इलॉन्गेशन को सप्रेस करता है, मतलब स्टेम की लंबाई को रोकता है बढ़ने से और जड़ की भी लंबाई को बढ़ने से रोकता है। सप्रेस मतलब दबा देना।
लंबाई को दबा देना, रोकने, वृद्धि को कम कर देना। हुआ ना ये ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है ना, तो ये भी काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये फ्रूट के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, फल के विकास में इसका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है ना, रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा क्लोरोफिल को ये क्या कर देता है, ब्रोकन डाउन क्लोरोफिल को समाप्त करने का काम करता है, ठीक है ना, सेल वॉल को सॉफ्ट करा देता है, तो इस तरह के भी काम ये करता है ओवरऑल, जिससे फल जो है फल पक जाए, ऐसे काम ये करता है। ठीक है ना, कौन, इथाइलिन। तो मैंने आपको पांचों हार्मोन बहुत अच्छे से समझा दिया, सबका एक एक छोटा छोटा फंक्शन बता दिया। अब इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको आपके पोर्टल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप इसको देखकर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही केवल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर किसी और टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।